आईसीएआई आपको तभी मार्क्स देगा जब आप उनके कीवर्ड्स को इस्तेमाल करोगे एग्जाम में। अपने लैंग्वेज से मार्क्स नहीं मिलते हैं। बहुत सारा इररेलेवेंट कंटेंट है मॉड्यूल में, वो आपको कट करवाने के लिए आया हूं। ठीक है, आईसीए के कीवर्ड्स मार्क करवा के आया हूं। ये आईसीए के कीवर्ड जब आप एग्जाम में लिखोगे ना तो उसके ही मार्क्स होंगे, आसपास का आप अपनी लैंग्वेज में आराम से फ्रेम कर सकते हो। ठीक है सर, लास्ट डे रिवीजन स्ट्रेटेजी बताऊंगा, यानी कि जो मैं आपको अभी मार्क करवा रहा हूं और जो मैं आपको अभी याद करवाऊंगा ना इस लेक्चर के साथ साथ, खाली उतना ही आपको आखिरी के दिन में पढ़ के जाना है, उसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत सारा कंटेंट इररेलेवेंट है मॉड्यूल में, फालतू का मैंने कटवा दिया है, खाली जो सिलेक्टेड कंटेंट कराऊंगा उतना ही याद करना है। और वेटेज 6 मार्क्स से चैप्टर शॉर्ट आने ही वाला है आपको एग्जाम में, तो इसको जरा भी स्किप मत करना। ठीक है सर, बढ़िया तरीके से मेरे साथ ही खत्म कर दो, बहुत ही इजी है, बहुत ही फन मेमोरी टेक्निक्स के साथ मैं आपका खत्म करवा दूंगा। हेलो चैंपियंस, मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका मेंटर, आपका टीचर सीए शंकर लखवानी। फटाफट तरीके से क्या करेंगे सर, फन मेमोरी टेक्निक्स के साथ बहुत सारा इररेलेवेंट कंटेंट काट दूंगा और रिवाइज करवा दूंगा आपको चैप्टर नंबर 1 आपके सीए इंटर ऑडिट का। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। वीडियो को लाइक करना है, आपको दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब करो। बहुत सारा जबरदस्त कंटेंट और स्ट्रेटेजीज 70+ मार्क्स लाने की स्ट्रेटेजीज मैं आपको बताने वाला हूं इस चैनल पे। ठीक है सर, बहुत सारा जबरदस्त कंटेंट आने वाला है आपके में और आने वाले एग्जाम्स के लिए। ठीक है सर, फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। और मेन बात सुनो क्या बोल रहा हूं, कमेंट सेक्शन में कमिटमेंट करो कि यस आई विल डेफिनेटली स्कोर 70+ इन ऑडिट इन मे 24। 70+ से नीचे अपने को एम करना नहीं है। ठीक है सर, एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुई भाड़ में जाए, अपन 70+ क्या करेंगे सर जी, एम करेंगे। आओ देखो, ये सब आगे का सब कुछ फालतू है, एकदम काट दो, किसी काम का नहीं है। डायरेक्ट आ जाओ सर ऑडिट के डेफिनेशन पे, क्या लिखा हुआ है समझो। ऑडिट है ना एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन यानी जो हमारा ऑडिटर है ना वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी से भी बाधित नहीं है। यानी कि जो हमारा ऑडिटर है ना वो एकदम इंडिपेंडेंट बंदा है, किसी के भी प्रेशर में आके वो काम नहीं करेगा। वो करेगा इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। ठीक है सर, वो एंटिटी का ऑडिट करेगा। एंटिटी यानी कि मान लो आसान भाषा में वो किसी दुकान का ऑडिट करेगा। ठीक है, वो जो एंटिटी है ना, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड ना हो, यानी कि चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी हो या चाहे वो एनजीओ हो, ठीक है सर, तो भी उसका ऑडिट होगा। चाहे उसकी कोई भी साइज हो, यानी कि चाहे वो स्मॉल एंटिटी हो, मीडियम एंटिटी हो, लार्ज एंटिटी हो, चाहे उसका कोई भी लीगल फॉर्म हो, चाहे वो कंपनी हो, एलएलपी हो, सोसाइटी हो, ट्रस्ट हो, ऑडिट में उसका करूंगा ताकि मैं ओपिनियन दे पाऊं। यानी क्या पता चला आपको, ऑडिट के डेफिनेशन में चाहे 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 इतना ही बात है। चाहे प्रॉफिट ओरिएंटेड हो चाहे प्रॉफिट ओरिएंटेड ना हो, चाहे साइज कोई भी हो, स्मॉल मीडियम लार्ज, चाहे लीगल फॉर्म कोई भी हो, कंपनी एलएलपी सोसाइटी ट्रस्ट, आई डोंट केयर, मैं तो इसका ऑडिट करूंगा, बस इतनी बात है। और दूसरा क्या, ये इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, किसी के भी बाधा में आके यानी किसी के भी प्रेशर में आके ऑडिटर हमारा काम नहीं करेगा। ठीक है सर, बहुत आसान डेफिनेशन थी ये सब काट देने का। उसके बाद इन डूइंग सो ही हैज टू सी दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वुड नॉट मिसलीड एनीबॉडी। ऑडिटर को क्या देखना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है जिसका वो ऑडिट कर रहा है वो एकदम ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए, वो किसी को भी मिसलीड नहीं करनी चाहिए। तो उसके लिए उसको 5-6 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, जो उसके अकाउंट्स है ना वो बुक्स के हिसाब से होना चाहिए। मैंने एकदम इजी भाषा में लिखा है, आपने ये वाला चार्ट याद कर लिया ना, सीधे सीधे आपके भेजे में बैठ जाएगा। ठीक है सर, लास्ट के 1.5 डेज में आपको ये चार्ट ही रिवाइज करना है। अकाउंट्स जो है ना बुक्स के हिसाब से होना चाहिए, बुक्स जो है ना बिल्स के हिसाब से होनी चाहिए, सारी की सारी एंट्री होनी चाहिए, उसमें कुछ भी ओमिशन नहीं होना चाहिए, क्लियर इंफॉर्मेशन दी होनी चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो हुए होने चाहिए और ट्रू एंड फेयर व्यू मिलना चाहिए पीएनएल का, बैलेंस शीट का। अब सर इसको अगर मैं टेक्निकल लैंग्वेज में बोलूं ना तो देखो इधर लिखा हुआ है अकाउंट्स किसके हिसाब से होने चाहिए, बुक्स के हिसाब से। मैंने भी तो वही लिखा है इधर, बुक्स किसके हिसाब से होनी चाहिए, तो मैंने बोला एविडेंस के हिसाब से। मैंने भी तो वही लिखा, बुक्स बिल के हिसाब से। आपके एग्जाम में क्या लिखना है, आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऐसा लिखना है। ठीक है सर, बिल मैंने आपको क्या किया, मेमोरी टेक्निक के रूप में, ताकि आपको समरी बनाने में इजी हो ना, इसलिए मैंने बोला। उसके बाद मैंने क्या बोला, ऑल एंट्रीज लिखी होनी चाहिए, यानी यहाँ पे यही लिखा है कि कोई भी एंट्री ओमिट नहीं होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए, इधर भी वही लिखा है, इन्फॉर्मेशन क्लियर एंड अनएम्बिगियस होनी चाहिए। अनएम्बिगियस का मतलब भी वही होता है कि क्लियर हो, कंफ्यूजिंग इन्फॉर्मेशन ना हो। उसके बाद अगले पॉइंट में लिखा है कि एएस फॉलो होने चाहिए और ट्रू एंड फेयर व्यू मेरे को देना है असेट लायबिलिटी का और ऑपरेशनल रिजल्ट का। तो ऑपरेशनल रिजल्ट का मतलब होता है पीएनएल, असेट लायबिलिटी मतलब कि बैलेंस शीट। मैंने भी तो आपको वही लिखाया, इतना ही आपको पढ़ना है, 1.5 दिनों में पूरा नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। इसके बेसिस पे आपने आंसर फ्रेम कर लेना है बिंदास, खाली थोड़े थोड़े कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है, जैसे कि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हो गया ना, वैसा समझ गए सर। मैंने बोला हाँ जी। उसके बाद ऑडिट का क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है ऑडिट का दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ। तो देखो किन किन सब्जेक्ट्स के साथ है, अकाउंटिंग के साथ, लॉ के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ, बिहेवियरल साइंस के साथ, स्टैट्स के साथ, डेटा प्रोसेसिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रोडक्शन, बहुत सारे फालतूगिरी के सब्जेक्ट है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वन टाइम रीड कर लेना, आपको आसानी से आ जाएगा। वर्ड टू वर्ड याद नहीं करना, अपने लैंग्वेज में लिखना है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स पे आता हूं सर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एसए 200 हमारा है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर इन द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एससीज। ठीक है सर, एसए 200 का नाम क्या है हमारा, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसएस के हिसाब से 2 हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। सबसे पहला, ऑडिटर को ऑब्टेन करना है रीजनेबल एश्योरेंस।
रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब पता है क्या होता है? रीजनेबल एश्योरेंस एक हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस होता है, लेकिन ये एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं होता है, 100% गारंटी नहीं होता है। भाई भगवान भी 100% गारंटी नहीं लेता है, तो ऑडिटर तो कहां से ही लेगा? तो रीजनेबल एश्योरेंस एक हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस होता है, लेकिन ये क्या नहीं होता है? एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं होता है, 100% गारंटी नहीं होता है। किस बारे में रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मटेरियल मिसस्टेटमेंट यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई भी बड़ी गड़बड़ियां नहीं है। ठीक है सर, मैंने बोला हाँ जी। वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, यानी कि ये फ्रॉड के कारण भी हो सकती है बड़ी गड़बड़ियां, एरर के कारण भी हो सकती है, किसी भी प्रकार की बड़ी गड़बड़ियां नहीं है, जिससे ऑडिटर अपना एक ओपिनियन दे पाए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से। सर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, जो कि आप अपने अकाउंट्स के पेपर में पढ़ते हो ना। मैंने बोला हाँ जी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। यानी कि कितना ईजी ऑब्जेक्टिव है सर, सुन लो, हमको तो इधर का इधर ही याद हो गया। रीजनेबल एश्योरेंस मेरे को ऑब्टेन करना है, क्या मेरे को एब्सोल्यूट एश्योरेंस ऑब्टेन करना है क्या? मैंने बोला ना जी ना, रीजनेबल एश्योरेंस। किस बारे में? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री है मटेरियल मिस स्टेटमेंट से, और ओपिनियन देना है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से। ठीक है सर, मैंने बोला हाँ जी। और रिपोर्टिंग करनी है एसएस के हिसाब से। देखो सर, जो मैंने कीवर्ड्स हाईलाइट किए उतना ही पढ़ना है। क्या बोल रहा हूं? रिपोर्टिंग करनी मेरे को एसएस के हिसाब से। सर रिपोर्टिंग इन द सेंस, मैंने बोला ऑडिटर जो है ना, ऑडिट करने के बाद हवा में आके थोड़ी बोलेगा, वो एक रिटर्न ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा, उसके बारे में बात चल रही है। ठीक है सर, मैंने बोला हाँ जी। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस एक हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है, लेकिन किंतु परंतु बंधु वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बोला। ठीक है सर, बहुत ईजी था ये तो, यानी कि 100% गारंटी नहीं है। उसके बाद ऑडिट का स्कोप क्या है उसके बारे में बात करता हूं, यानी कि ऑडिट के दायरे में क्या क्या आएगा क्या क्या नहीं आएगा। ठीक है सर। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जैसा कि मैंने आपको बोला एएस शेड्यूल 3 ये सारे एग्जांपल है जिसके हिसाब से क्या बनता है? फाइनेंशियल बनता है। ठीक है, जेएफयू लिखा है, यानी कि जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग है, याद बात कुछ करना नहीं है। स्कोप में क्या क्या आएगा क्या क्या नहीं आएगा? सबसे पहले आएगा कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी रेलेवेंट टू एफएस, यानी कि पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, सारे के सारे एस्पेक्ट्स कवर होंगे, पॉइंट नंबर 1। दूसरा क्या कवर होगा? रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अरे भाई वो तो नहीं बोलते तो भी हमको तो पता ही था ना, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की सारी बातें कवर होगी। ठीक है सर, इंफॉर्मेशन रिलायबल होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है सर, फालतूगिरी की बातें लिखी हुई है। तीसरा प्रॉपर, देखो जो हाईलाइट किया है वही याद करना है आपको, बाकी सब फालतू। प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, डिस्क्लोजर सर, नोट्स जो कौन सा पता है हम डिस्क्लोजर देते हैं, बस वही डिस्क्लोजर प्रॉपर होनी चाहिए, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉपर समरी होनी चाहिए, और जजमेंट जो है ना मैनेजमेंट के, वो बराबर होने चाहिए। जजमेंट्स इन द सेंस मैनेजमेंट की मर्जी है, वो फीफो यूज कर रहा है, वेटेड एवरेज यूज कर रहा है इन्वेंटरी वैल्यूएशन के लिए, तो वो सारी जजमेंट प्रॉपर होने चाहिए। कंसिस्टेंट एप्लीकेशन होना चाहिए अकाउंटिंग पॉलिसीज का। सर व्हाट डू मीन बाय कंसिस्टेंट एप्लीकेशन? पिछले साल फीफो यूज हुआ था तो इस साल भी फीफो यूज होना चाहिए, पिछले साल वेटेड एवरेज यूज हुआ था इस साल भी वेटेड एवरेज यूज होना चाहिए। और ये पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसका ये ऑडिट हो रहा है वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बेसिस पे बनाई गई है। ठीक है सर, मैंने बोला हाँ जी। उसके बाद स्कोप में क्या नहीं आता है, स्कोप में क्या क्या नहीं आता है, तो देखो बेस्ट चार्ट बना के दे रखा है इन लोगों ने, इंस्टीट्यूट का धन्यवाद करना पड़ेगा अपने को। बेस्ट चार्ट देखो सर, ओवरव्यू क्या क्या आता है स्कोप में, क्या क्या नहीं आता है। तो जैसा कि अपन ने ऊपर पढ़ा, कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स आता है, रिलायबिलिटी सफिशिएंसी आती है, प्रॉपर डिस्क्लोजर आता है, ओपिनियन एक्सप्रेस करना आता है। तो सर क्या नहीं आता है? मैंने बोला प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि वो तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है, ऑडिट करना ऑडिटर की जिम्मेदारी होती है। ड्यूटीज आउटसाइड द स्कोप ऑफ कंपिटेंस ऑफ ऑडिटर। फॉर एग्जांपल कुछ इंजीनियर के काम है, यानी कि बिल्डिंग को चेक करने के, कि बिल्डिंग में मान लो क्रैक पड़ गए, तो वो ऑडिटर का काम थोड़ी है, वो तो आउटसाइड द स्कोप ऑफ कंपिटेंस ऑफ ऑडिटर है, वो इंजीनियर का काम है। डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिकेशन चेक करना ऑडिटर को नहीं आता, इन्वेस्टिगेशन करना ऑडिटर को नहीं आता, क्योंकि वो ऑडिटर सीए है, सीआईडी वाला थोड़ी है कि वो इन्वेस्टिगेशन करेगा। ठीक है सर, तो डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिकेशन कभी भी ऑडिटर चेक नहीं कर पाता, इन्वेस्टिगेशन कभी भी ऑडिटर नहीं कर पाता है। समझ में आ रहा है आपको बात? अभी तक समझ में आया तो लाइक कर दो यार फटाफट से, मेरे को भी मोटिवेशन मिल जाएगा। ठीक है सर, मैंने बोला हाँ जी। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट सुपर डुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जस्ट गिव मी अ मिनट। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट सुपर डुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना सारा कंटेंट है, हम पढ़ेंगे क्या? भाड़ में जाए सर, इतना सारा नहीं पढ़ना। 4 मार्क के क्वेश्चन के लिए कितनी ही मेहनत कर लेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स का आएगा, जो कि आपके एमटीपी में पूछे गए आपको 4 मार्क के क्वेश्चन। तो सर हमको कितना पढ़ना है? लिमिटेड कंटेंट पढ़ना है, जो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं उतना ही पढ़ना है। आओ, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट का मतलब क्या होता है ना सर, समझो 5 प्रकार की इनहेरेंट लिमिटेशंस है आपके ऑडिट में। ठीक है सर, मैंने बोला हाँ जी। लिमिटेशन यानी कि नुकसान क्या है ऑडिट के, वो है सबसे पहला है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यानी कि सर क्या होता है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने में मैनेजमेंट के जजमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर मैनेजमेंट ने जजमेंट अच्छे से नहीं लिए ना, तो ऑडिट भी अच्छे से नहीं होगा। ये पहली लिमिटेशन ऑडिट की। जजमेंट इन द सेंस मैनेजमेंट की मर्जी है कि वो डब्ल्यूडीवी यूज कर रहे हैं या एसएलएम यूज कर रहे हैं डेप्रिसिएशन के लिए।
वो फीफो यूज कर रहा है, वेटेड एवरेज यूज कर रहा है इन्वेंटरी वैल्यूएशन के लिए। दूसरा है सर नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। सर व्हाट डू यू मीन बाय नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स? बहुत आसान है सर, समझो बढ़िया तरीके से। प्रैक्टिकल और लीगल लिमिटेशन होते हैं हमारे ऑडिटर के पास। प्रैक्टिकल लिमिटेशन पता है क्या होता है? ऑडिटर 100% टेस्टिंग नहीं कर पाता तो वो सैंपल टेस्टिंग करता है, जो कि हम डीप में आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। उसके बाद लीगल लिमिटेशन होता है कि जो मैनेजमेंट है ना वो छुपाती है इंफॉर्मेशन ऑडिटर से, मैनेजमेंट सारी इंफॉर्मेशन नहीं देती है। और क्या हो सकता है ना, फ्रॉड हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो ये सारा क्या होता है? ये लीगल लिमिटेशन होता है। तो प्रैक्टिकल और लीगल लिमिटेशन की बात आती है सेकंड पॉइंट यानी कि नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स में। प्रैक्टिकल लिमिटेशन यानी कि सैंपल टेस्टिंग होती है क्योंकि 100% पॉसिबल नहीं है। लीगल में क्या होता है ना, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन छुपाती है हमारे ऑडिटर से और फ्रॉड के चांसेस होते हैं। अगला है नॉट इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जैसा कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया, हमारा ऑडिटर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो सीआईडी का दया नहीं है, तो इन्वेस्टिगेशन करना पॉसिबल नहीं है। टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिक्रीज इन रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम, यानी ऑडिटर को क्या करना पड़ता है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ता है। सर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन द सेंस, अगर ऑडिटर को पता है कि मेरे को 5 लाख का खर्चा आ रहा है और 3 लाख का ही मेरे को बेनिफिट आ रहा है, तो वो ऑडिट नहीं करेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को? मैंने बोला वो तभी ऑडिट करेगा जब बेनिफिट ज्यादा हो और कॉस्ट कम लगे। और ओल्ड इंफॉर्मेशन है ना वो धीरे धीरे यूजलेस होती जाती है। 2 साल पहले की, 3 साल पहले की इंफॉर्मेशन क्या होती जाती है? यूजलेस होती जाती है। नए नए साल में नए नए इंफॉर्मेशन को ऑडिट करना पड़ता है। वो बातें लिखी गई है इसमें, ठीक है। और अगला पॉइंट है फ्यूचर इवेंट। देखो सर कल किसने देखा है? सर खाली भगवान ने देखा है, ऑडिटर ने तो देखा नहीं है। तो हो सकता है ऑडिटर ने आज अच्छा ओपिनियन दे दिया तो भी कल को बिजनेस बंद होने के पूरे चांसेस होते हैं। तो वो बात करते हैं सर फ्यूचर इवेंट्स के बारे में। खाली एक एक लाइन जितनी लिखी उतना ही पढ़ना है, ऊपर का कंटेंट पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी पढ़ भी लोगे तो 1.5 दिन में हालत खराब हो जाएगी, तो अभी से ही छोड़ दो। अगला क्वेश्चन है बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट, व्हाई ऑडिट इज नीडेड। 4 पॉइंट ही आपको याद करने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के लिए। हाँ बाकी के एक बार पढ़ सकते हो, शायद एमसीक्यू में उन लोगों ने पूछ लिया तो, लेकिन चांसेस कम है एमसीक्यू में पूछने के। सबसे पहला, ऑडिट से है ना गवर्नमेंट को मदद मिलती है, ठीक है, ताकि वो टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन कर पाए। ऑडिटर से है ना बैंकर लोग को, लेंडर लोग को मदद मिलती है ताकि वो लोग लोन दे पाए। ऑडिटर से फ्रॉड और एरर पकड़ने में मदद मिलती है और ऑडिटर से इंटरनल कंट्रोल और उनकी डेफिशिएंसीज पकड़ने में मदद मिलती है। 4 छोटे छोटे पॉइंट अपन ने कर लिए, ठीक है सर। मैंने बोला हाँ जी। ऑडिट है ना मैंडेटरी होता है या वॉलंटरी होता है? तो मैंने बोला कंपनी के लिए तो ऑडिट कंपलसरी होता है, लेकिन टैक्स ऑडिट में क्या होता है ना, एक लिमिट के ऊपर जाओगे तो ही आपको ऑडिट की रिक्वायरमेंट लगेगी, ऐसे टैक्स ऑडिट में पढ़ोगे। और कभी कभी स्कूल्स जो होते हैं ना वो भी ऑडिट करा लेते हैं, क्योंकि उनको ऐसा बोला जाता है कि आपको ग्रांट तभी मिलेगा जब आप ऑडिट करवा के आओगे। और ऑडिट कोई कोई लोग वॉलंटरली भी करवा देते हैं, यानी कि जबरदस्ती नहीं होता ऑडिट करवाना तो भी जाके करवा देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये सारे एमसीक्यू के लिए छोटे छोटे पॉइंट है। ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? मैंने बोला कंपनी के केस में मेंबर्स अपॉइंट करते हैं उनके एजीएम में, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी के केस में कैग अपॉइंट करता है। अगर सोल प्रोप्राइटर का ऑडिट है तो वो सोल प्रोप्राइटर अपॉइंट करेगा, और पार्टनरशिप फर्म के केस में पार्टनर्स अपॉइंट करेंगे। सिंपल। ऑडिट रिपोर्ट किसको दी जाती है? तो मैंने बोला कंपनीज के केस में शेयर होल्डर को, सोल प्रोप्राइटर के केस में सोल प्रोप्राइटर को, फर्म के केस में पार्टनर्स को। ठीक है सर, बेसिक बेसिक सी बातें हैं, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सब फालतूगिरी की बातें थी। अगली बात, एश्योरेंस एंगेजमेंट। ऑडिट से भी बड़ा एक है एश्योरेंस। तो सर क्या है ना, इसमें खाली शब्दों को बदल दिया गया है। ऑडिटर की जगह शब्द यूज किया गया है प्रैक्टिशनर, मैनेजमेंट की जगह शब्द यूज किया गया है रिस्पॉन्सिबल पार्टी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जगह शब्द यूज किया गया है सब्जेक्ट मैटर, और एसएस की जगह शब्द यूज किया गया है क्राइटेरिया। सर समझ गए सर? मैंने बोला हाँ जी। तो सर क्या होता है ना, एश्योरेंस एंगेजमेंट में बहुत सारी चीजें आती है, रिव्यू भी आता है, एश्योरेंस भी आता है, और अपने रिलेटेड सर्विस भी आते हैं, वो सारा का सारा चीजें आती है। इसके कुछ एलिमेंट्स है, शायद से आपको 4-5 मार्क का क्वेश्चन बन के आ जाए। 4 मार्क का ही क्वेश्चन बनेगा, 5 का तो नहीं आएगा। देखो सर क्या है ना, एलिमेंट्स एश्योरेंस एंगेजमेंट के 3 पार्टी रिलेशनशिप ये होती है प्रैक्टिशनर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी और इंटेंडेड यूजर्स के बीच में। प्रैक्टिशनर यानी कि ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी बोले तो मैनेजमेंट, और इंटेंडेड यूजर यानी कि जो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ रहा है, जैसे कि जो हमारे यूजर्स है, जो लोग पैसा लगाते कंपनी में। जैसा कि मैंने आपको बताया प्रैक्टिशनर का जो स्कोप है ना वो ऑडिटर के स्कोप से ज्यादा है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ऑडिटर जो है ना वो खाली ऑडिट की बात कर रहा है, लेकिन प्रैक्टिशनर में सब आ गया, ऑडिट भी आ गया और अदर एंगेजमेंट भी आ गया, जो कि अभी मैं आपको बताऊंगा। एश्योरेंस रिलेटेड सर्विस और ये रिव्यू सर्विसेज, ये सारा का सारा बहुत सारा क्या आता है ना, बहुत सारा स्कोप में आता है प्रैक्टिशनर की जब मैं बात करता हूं, लेकिन ऑडिटर में शब्द यूज करता हूं सिर्फ और सिर्फ ऑडिट के केस में। ठीक है सर, मैंने बोला हाँ। क्विक रिवीजन में मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर। सर सब्जेक्ट मैटर का मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इधर क्या बोलता हूं मैं, सब्जेक्ट मैटर बोलता हूं। ठीक है सर। सूटेबल क्राइटेरिया, यहाँ पे मैं एसएस को क्या बोलता हूं सर, सूटेबल क्राइटेरिया बोलता हूं। और सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, यानी कि जो भी सबूत मेरे को मिलते हैं ना उसको मैं बोलता हूं यहाँ पे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस। ये शब्द आप बहुत सारी बार सुनोगे पूरे ऑडिट में, हर जगह यही शब्द का प्रयोग किया गया, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस। सफिशिएंट का मतलब होता है अच्छी क्वांटिटी में ऑडिट एविडेंस अवेलेबल है, एप्रोप्रिएट का मतलब होता है अच्छी क्वालिटी का ऑडिट एविडेंस अवेलेबल है। और आखिरी में आता है रिटन एश्योरेंस रिपोर्ट। सर रिपोर्ट तो हमेशा रिटन ही जाती है, कभी भी मैं ओरल नहीं बात
बात करता हूं, भले वो अदर एंगेजमेंट के बारे में बात कर रहा हूं या ऑडिट के बारे में बात कर रहा हूं। यानी कि 5 तरह के एलिमेंट आप देख सकते हो इसमें। सबसे पहला एलिमेंट है आपका 3 पार्टी रिलेशनशिप, ठीक है। दूसरा एलिमेंट है आपका सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर के सामने क्राइटेरिया, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस और रिटन एश्योरेंस रिपोर्ट। सर इसको याद कैसे करना है बताओ। तो मैंने बोला पहले तो 3 पार्टी मिली। 3 पार्टी कौन? एक है प्रैक्टिशनर जो कि क्या करता है, नॉर्मली चेक करता है, जैसे कि मैंने बोला ऑडिट के केस में उसको बोलते हैं ऑडिटर। रिस्पॉन्सिबल पार्टी जो कि क्या होती है, मैनेजमेंट होती है, और इंटरनेट यूजर यानी जिसके लिए रिपोर्ट बनाई जा रही है। फिर किस चीज को चेक करना है, मैंने बोला सब्जेक्ट मैटर को चेक करना है, बोले तो एफएस को चेक करना है। क्राइटेरिया क्या है, मैंने बोला किसके हिसाब से चेक करना है, तो मैंने बोला एसएस के हिसाब से चेक करना है। क्या मिलेगा चेक करके, मैंने बोला सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस मिलेगा और रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट में मैं सारा का सारा रिपोर्ट दूंगा। सर यहां पे अगर आपने एक बात नोटिस करी तो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ये शब्द यूज किया गया है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस यूज नहीं किया गया, क्योंकि ऑडिट एविडेंस तो तभी यूज करूंगा जब स्पेसिफिकली मैं ऑडिट के बारे में बात करूंगा। लेकिन यहाँ पे सारे के सारे एंगेजमेंट की अभी मैं बात कर रहा हूं। मैंने बोला हाँ जी, समझ गए। उसके बाद आता है रिव्यू। तो ऑडिट और रिव्यू के बीच में डिफरेंस है, उसके बारे में अभी अपन जानेंगे। सबसे पहले तो आपको एक बात समझनी है कि रिव्यू जो है ना वो एक लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट है, ऑडिट जो है ना वो एक रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट है। सर इसका मतलब क्या, यानी कि आप सिंपल सी बात समझो, ऑडिट में मैं ज्यादा काम करता हूं, रिव्यू में मैं कम काम करता हूं, एकदम सिंपल। दोनों के दोनों है ना हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को ही लगाए जाएंगे। एक बात समझो, मैंने बोला देखो क्या बोल रहा हूं मैं, ऑडिट में मैं करता हूं ज्यादा काम, रिव्यू में मैं करता हूं कम काम। इसीलिए ऑडिट में मैं हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस लेता हूं और रिव्यू में मैं लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस लेता हूं। मैंने बोला समझ गए सर। देखो रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट और लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट का बीच का डिफरेंस दिया हुआ है। रीजनेबल एश्योरेंस में हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस मिलता है, ठीक है, एग्जांपल क्या दिया हुआ इधर, ऑडिट एंगेजमेंट। और लिमिटेड में क्या मिलता है, लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस, जिसका एग्जांपल दिया गया रिव्यू एंगेजमेंट। क्योंकि ऑडिट में मैं ज्यादा काम करता हूं तो मेरे को एश्योरेंस भी हाई लेवल का मिलता है, रिव्यू में मैं कम काम करता हूं तो मेरे को एश्योरेंस भी लोअर लेवल का मिलता है। यहाँ पे मैं क्या करता हूं, इलेबोरेट एंड एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स, यानी मैं हद पार काम करता हूं। लेकिन यहाँ पे मैं क्या लगाता हूं, फ्यूअर प्रोसीजर्स। यहाँ पे मैं क्या करता हूं, रीजनेबल कंक्लूजन, यानी अच्छे खासे कंक्लूजन ड्रॉ करता हूं। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करता हूं, लिमिटेड कंक्लूजन ड्रॉ करता हूं। ठीक है सर, बहुत ही आसान आसान सी बातें थी और कुछ भी पढ़ने की आपको नीचे जरूरत नहीं है। अगला एक चार्ट पे आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, वही दिखा हुआ है। देखो सर क्या लिखा हुआ है, रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट बोले तो ऑडिट, जैसा कि अपन ने ऊपर पढ़ा। लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट बोले तो रिव्यू, जैसा कि अपन ने ऊपर पढ़ा। और ये दोनों जो है ना, रीजनेबल एश्योरेंस, लिमिटेड एश्योरेंस, ये बात करते हैं हमारे प्यारे हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। कहां गए बेटा, जो हमारे ऑडिट है और जो हमारे रिव्यू है वो बात करते हैं हमारे प्यारे हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। ठीक है सर, मैंने बोला हाँ जी। लेकिन 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 कुछ है अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो उसमें आते हैं 2 तरह की बातें। सर कौन सी 2 तरह की बातें, पहला आता है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक करना, दूसरा आता है कंट्रोल को चेक करना। सर कंट्रोल बोले तो इंटरनल कंट्रोल को चेक करना, और प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यानी कि हमारे फ्यूचर एजम्पशंस को चेक करना। पता है, अगर आपने आर्टिकलशिप करी होगी तो आपको पता होगा, लेकिन अभी तो आप इंटर के बच्चों को पता नहीं, आपने आर्टिकलशिप नहीं करी होगी, ऑब्वियस सी बात है। क्या है ना सर, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यानी कि मैं सीए में डेटा बनाता हूं। बैंक वाले जब लोन देना होता है ना उनको, तो सीए में डेटा मांगते हैं। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यानी फ्यूचर के बारे में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनती है, तो वो काम हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का नहीं है, अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का है। आसान भाषा में समझिए, ऑडिट और रिव्यू बोले तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और उसके अलावा वाली जितनी भी चीजें हैं ना वो होती है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यानी कि फ्यूचर का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, या तो फिर इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर एश्योरेंस देना। मैंने बोला समझ गए सर। उसके बाद एक फालतू का क्वेश्चन है जो कि मेरे को नहीं लगता आपके एग्जाम में आएगा, क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर। क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर लिखी हुई इधर, टेक्ट, कॉशन, फर्मनेस, गुड टेम्पर। ऑडिटर को शांत रहना चाहिए, इंटीग्रिटी वाला रहना चाहिए। ठीक है, एक बार रीड मार लेना जो मैंने आपको टिक करा है ना, टेक्ट, कॉशन, फर्मनेस, गुड टेम्पर। ऑडिटर को गुस्सा नहीं आना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, वो पार्शियलिटी नहीं करना चाहिए, फालतू की बातें लिखी हुई है। फिर इधर वही लिखा हुआ है, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, उसके अंदर अच्छे कल्चर का हमारा ऑडिटर होना चाहिए, उसके अंदर बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज होनी चाहिए, दया भावना होनी चाहिए, प्रोफेशनल ट्रेनिंग यानी कि ऑब्वियस सी बात है वो सीए होना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्रिटिकली रिव्यू करे, और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का उसको नॉलेज होना चाहिए। लिखा हुआ है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का नॉलेज साइन कोआ नॉन है, यानी कि एसेंशियल है। ठीक है सर, फालतूगिरी की बातें हैं, मेरे को नहीं लगता इंपॉर्टेंट है। अगला एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स, जिसके बारे में आपके एमसीक्यूज में नीचे केस स्टडी में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। सर क्या है ना सर, खाली समझने के लिए, याद कुछ भी नहीं करना। जैसे कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि क्या होता है, एंगेजमेंट होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ऑडिटर को क्या बोलते हैं, मतलब ऑडिट केस में ऑडिटर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन नॉर्मली इसको क्या बोलते हैं, सारे के सारे एंगेजमेंट में प्रैक्टिशनर। ठीक है, नॉर्मली ऑडिट में हम मैनेजमेंट शब्द यूज करते हैं, लेकिन नॉर्मली ये क्या बोलते हैं, एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स जो मेन वाला है, इसमें क्या यूज शब्द करते हैं अपन, रिस्पॉन्सिबल पार्टी। नॉर्मली हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लेकिन यहाँ पे एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स में हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर, और नॉर्मली हम बोलते हैं एसेज, लेकिन इधर क्या बोलते हैं अपन, क्राइटेरिया इसको बोलते हैं। ठीक है सर, तो इसका स्कोप जो होता है वो काफी ब्रॉड होता है। तो एक होता है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, एक होता है स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। ठीक है सर, मैंने बोला हाँ जी।
ये सब क्या देते हैं ना, ये सब मेरे को हाई क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स देते हैं कि इस हिसाब से ही काम होना चाहिए। जैसे कि एसएस में मेरे को स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं कि ये एसए 200 है तो 200 के हिसाब से ही काम होना चाहिए, 210 के हिसाब से ही काम होना चाहिए, स्टैंडर्ड्स देते हैं। ठीक है सर, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में अंदर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेसिक बेसिक अपन आगे सब पढ़ने ही वाले पूरा का पूरा डीप में, इधर बेसिक बेसिक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखो, ऑडिट के केस में हम क्या यूज करते हैं, एसए यूज करते हैं। अगला आता है स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, जिसकी डीप चर्चा अभी अभी अपन ऊपर करके आए। इसमें कम काम करना पड़ता है, बोले तो फ्यूअर प्रोसीजर लगाने पड़ते हैं, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस तो आपको यहां भी मिल जाता है। एग्जांपल दिया हुआ है रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मैंने क्या बोला, ऑडिट तो पूरे साल का होता है, लेकिन कभी भी मेरे को किसी क्वार्टर का करना हो ना क्या सर ऑडिट, तो वो किस में जाएगा सर, रिव्यू में जाएगा, क्योंकि इधर मैंने क्या बोला, कम काम करने पड़ते हैं। ठीक है सर, और जैसा कि मैंने आपको बोला इधर भी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आएगी। अपन ने चार्ट में ऊपर पढ़ा है ना, ऑडिट और रिव्यू दोनों ही केस में क्या आती है, मैंने बोला हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन तो आती ही आती है। नाम दिए हुए हैं कुछ ये अपने रिव्यू एंगेजमेंट के, लेकिन वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। एश्योरेंस एंगेजमेंट वही है जो अभी मैंने आपको ऊपर चार्ट में बताया था, अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जिसमें बात चलेगी प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की और इंटरनल कंट्रोल की। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यानी कि फ्यूचर के डेटा के बारे में। स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज, देखो सर क्या बोल रहा हूं मैं, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स पे लगता है, मैंने बोला हाँ जी। ये है ना इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल डेटा पे लगता है। तो देखो नॉर्मली तो हम ऑडिट करते हैं ना तो पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का करते हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर आइटम का करना हो ना, मान लो मेरे को डेटर का ऑडिट करना है, क्रेडिटर का ऑडिट करना है, तो उसके लिए होता है रिलेटेड सर्विस। और कंपाइलेशन एंगेजमेंट कुछ होते हैं। कंपाइलेशन एंगेजमेंट यानी कि बाहर के बंदे आते हैं और ऑडिटर को मदद करते हैं सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में, तो उसमें भी क्या लगता है, रिलेटेड सर्विस लगता है। अभी आप कंपाइलेशन एंगेजमेंट एक शब्द याद रख लो तो भी चलेगा, डीप में अपन पढ़ेंगे सीए फाइनल लेवल पे। ठीक है सर, मैंने बोला हाँ जी। रिलेटेड सर्विस की खास बात क्या है ना, इधर कोई भी प्रकार का ओपिनियन एक्सप्रेस करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, नो ओपिनियन इज एक्सप्रेस्ड। ठीक है सर, नाम वापस से दिए हुए, याद कुछ करना नहीं है। इन सबको मैं क्या बोलता हूं, कलेक्टिवली एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स में इन सबको कलेक्टिवली बोलता हूं, या आप बोल सकते हो इन लोगों को एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। ठीक है सर, मैंने बोला हाँ जी। इसका स्कोप जो होता है ऑडिट से बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जैसा कि आपने देखा इसमें बहुत सारी चीजें आती है। और यहाँ पे ये देख लीजिए, ऑडिट ऑडिटर नॉर्मली क्या बोलता हूं ऑडिट में, ऑडिटर, लेकिन इधर क्या बोलता हूं, प्रैक्टिशनर। नॉर्मली मैं ऑडिट में क्या बोलता हूं, मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल्स बनाए, इधर मैं शब्द यूज करूंगा रिस्पांसिबल पार्टी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए शब्द यूज करूंगा सब्जेक्ट मैटर, एसेस के लिए शब्द यूज करूंगा मैं क्राइटेरिया। उसके बाद सर आ जाते हैं फटाफट से, चलो सर स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। एसक्यूसी क्या है ना सर, ये ऊपर जितने भी अपन ने स्टैंडर्ड पढ़े, यानी कि एससीज, देखो ये रहे एससीज, एसआरई, एसएई, एसआरएस, जो भी अपन ने पढ़ा अभी तक, एससीज पढ़ा, एसआरई पढ़ा, एसएई पढ़ा, इसका हाईलाइटिंग भी चला गया है। देखिए सर एसएई जो हमने पढ़ा और एसआरएस जो हमने पढ़ा, ठीक है सर, तो इन सब पे क्वालिटी मेंटेन रखने के लिए एक बाप स्टैंडर्ड है जिसको मैं बोलता हूं स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, जो कि आपके सिलेबस में है। तो इधर आपने पढ़ने की उसको कोई आवश्यकता नहीं है, आप उस चैप्टर में डीप में पढ़ेंगे। ठीक है सर, मैंने बोला हाँ जी, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल 1 आपके सिलेबस में है। खास बात क्या है ना, ये सारी की सारी सर्विसेज को लगता है सर। सारी की सारी सर्विसेज का मतलब क्या है सर, मैंने बोला ऑल सर्विसेज को लगता है, यानी एसए पे भी लगता है, एसआरई पे भी लगता है, एसएई पे भी लगता है, एसआरएस पे भी लगता है। सबका बाप एक, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, सबका मालिक एक। ठीक है सर, मैंने बोला हाँ। ये स्टैंडर्ड्स की जरूरत आन क्यों पड़ी, तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि हवा में तो कर नहीं सकते हम ऑडिट, हमको क्या करना है, एक बेंचमार्क स्टैब्लिश करना है। क्वालिटी को क्या करना है, क्वालिटी को हमको इंप्रूव करना है, एक यूनिफॉर्मिटी रखनी है। दो एंटिटी अगर कर रही है तो दोनों एंटिटी अगर ऐसे वापरेगी तो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहेगी ऑडिट में, और नॉलेज इनकी एनहेंस होगी। किनकी सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, जब वो लोग काम करेंगे एसेस के हिसाब से, और ऑडिट क्वालिटी भी इंप्रूव होगी। इन शॉर्ट मैं बोलूं यूनिफॉर्मिटी के लिए एसेस लेके आए थे, ताकि जो विदेश में ऑडिटर और भारत में ऑडिटर है वो सेम ऑडिट हो, क्योंकि नॉर्मली जो है एसेस जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से ही क्या किए गए, कॉपी किए गए, तो यूनिफॉर्मिटी के लिए हमने एसेस लाए थे। अगली बात, अगर तो ऐसे फॉलो नहीं हुए ना आपको, तो नीचे आपको रीजंस मेंशन करने पड़ेंगे आपके ऑडिट रिपोर्ट में कि आपने ये ऐसे फॉलो क्यों नहीं किया, लिखा हुआ है। अगर तो ऐसे इनइफेक्टिव है, यानी कि ऐसे फॉलो नहीं हो रहे हैं ना, तो ऑडिटर को करने पड़ेंगे अल्टरनेटिव प्रोसीजर और रीजन फॉर डिपार्चर देना पड़ेगा कि आपने ऐसे फॉलो क्यों नहीं किया है। लेकिन एक बेवकूफ ऑडिटर पता है क्या करेगा, लिख देगा मैं ऐसे 200 फॉलो नहीं कर पाया, ठीक है, और इसलिए फॉलो किया ही नहीं। मतलब क्या करेगा ना वो, आपने क्या बोला, अगर ऐसे आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो रीजन मेंशन करना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके ऑडिट रिपोर्ट में लिख दोगे मैं ऐसे 200 नहीं फॉलो करूंगा और आप नहीं फॉलो कर रहे हो, ऐसे 210 नहीं फॉलो करूंगा, आप नहीं फॉलो कर रहे हो। मियर डिस्क्लोजर एक्सक्यूज नहीं है, आपको पूरी कोशिश करनी है कि आपको सारे के सारे एसएस को, एसआरई को, एसएई को, एसआरएस को फॉलो करना है। ठीक है सर, आप खाली बोलोगे कि मैं डिस्क्लोजर ऐसा दे देता हूं और मैं फॉलो करूंगा ही नहीं,
क्यों भाई? बोला कि एस से 200 मैंने फॉलो नहीं किया, तो बोले क्यों फॉलो नहीं किया? डिस्क्लोजर दे दिया ना, फॉलो नहीं किया। ऐसा नहीं होता है, डिस्क्लोजर देके आप छूटे नहीं हो सकते हो, आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। मियर डिस्क्लोजर इज नॉट एन एक्सक्यूज, लिखा हुआ है मियर डिस्क्लोजर इज नॉट एन एक्सक्यूज, मियर डिस्क्लोजर डज नॉट एब्सॉर्ब अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट, यानी कि ये प्रोफेशनल अकाउंटेंट को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को उसकी जिम्मेदारी से भगा नहीं सकता, यानी उसको अपना काम अच्छे तरीके से करना ही पड़ेगा। बस इतना ही याद करना है 1.5 दिन में। वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, कमेंट कर देना, कमेंट में दैट यस आई विल डेफिनेटली स्कोर 70+ इन ऑडिट इन May 24। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप लर्निंग, कीप फाइटिंग, कीप रॉकिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।